सोचिए, भारत की धरती के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो हमारे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो बात शुरू होती है 1920 के दशक से। उस वक्त ब्रिटिश राज का ये मानना था, बल्कि वो तो दावा करते थे कि उन्होंने भारत को सभ्य बनाया है, कि यहाँ संस्कृति और व्यवस्था लाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सारा घमंड बस टूटने ही वाला है, क्योंकि इसी भारत की जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी एक ऐसी हकीकत दबी हुई थी जो उनके सारे दावों की हवा निकालने वाली थी। तो सवाल ये है कि मलबे के नीचे दबी इस भूली हुई दुनिया की खोज आखिर हुई तो हुई कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, ये खोज कोई एक दिन में नहीं हुई। इसका सफर करीब करीब 100 साल लंबा था। शुरुआत हुई 1829 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक घुमक्कड़ ने पहली बार हड़प्पा के खंडरों को देखा और उसके बारे में लिखा। फिर दशकों बाद 1921 में असली कामयाबी मिली दयाराम साहनी को, जिन्होंने हड़प्पा शहर को दुनिया के सामने रखा। और कमाल की बात देखिए, ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो मिल गया। और फिर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज हो चुकी है। और इस खोज ने जो शहर दुनिया के सामने रखे ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। ये कोई मामूली शहर नहीं थे, ये अपने वक्त से सदियों, जी हाँ, सदियों आगे थे। और हम किसी छोटी मोटी बस्ती की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये सभ्यता 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सोचकर देखिए, 12.5 लाख। अब ये कितना बड़ा इलाका है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि उस समय की दो और महान सभ्यताओं यानी मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया उन दोनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। इनके शहरों की बनावट भी बड़ी दिलचस्प थी। हर बड़े शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा था अपर माउंट, या जिसे हम गढ़ कहते हैं। ये ऊंचाई पर बना होता था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, अनाज के गोदाम और द ग्रेट बाथ जैसी पब्लिक जगहें होती थीं। और दूसरा हिस्सा था लोअर माउंट, यानी आम लोगों का शहर, जहाँ सब लोग अपने घरों में रहते थे। लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इनकी इंजीनियरिंग। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। हर घर में अपना बाथरूम और एक ऐसा ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम जो शहर के मेन सीवर से जुड़ा हो। पानी के लिए सार्वजनिक कुएं थे और सफाई के लिए सड़कों पर कूड़ेदान भी रखे होने के सबूत मिले हैं। ये तो आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर देने वाली बात है। तो ये तो साफ है कि ये लोग बेहतरीन प्लानर्स और इंजीनियर्स थे। पर उनका समाज कैसा था? वो लोग कैसे थे? चलिए ये भी देखते हैं। क्या एक ऐसी सभ्यता की कल्पना कर सकते हैं जहां शायद कभी कोई बड़ी जंग हुई ही ना हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज तक की खुदाई में न तो कोई बड़ी सेना होने के सबूत मिले हैं, न ही बहुत भारी मात्रा में हथियार। ऐसा लगता है जैसे ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। खेती में ये गेहूं और जौ तो उगाते ही थे, पर सबसे बड़ी और कमाल की बात ये है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही शुरू की थी। और इनका व्यापार सिर्फ आसपास तक नहीं था, ये मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ भी ट्रेड करते थे, जो इन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। और ये सारा लेन देन होता था एकदम सटीक वजन वाले बाट, नाप के औजारों और अपनी खास मोहरों के इस्तेमाल से। मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ था। हम इनके बारे में इतना सब कुछ तो जान गए हैं, लेकिन एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा राज जो आज भी अनसुलझा है, और वो है इनकी भाषा, इनकी लिखावट, यानी इनकी लिपि। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि वो क्या लिखते थे? इसका जवाब समझने के लिए हमें रोजेटा स्टोन के बारे में जानना होगा। देखिए, मिस्र में एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पर एक ही मैसेज 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा था। इनमें से एक भाषा थी प्राचीन ग्रीक, जिसे विद्वान पढ़ना जानते थे। बस, फिर क्या था? ये पत्थर एक तरह से प्राचीन गूगल ट्रांसलेट बन गया, जिसने मिस्र की पूरी लिपि का राज खोलकर रख दिया।
और समस्या यही है, सिंधु घाटी के लिए हमें आज तक ऐसी कोई ट्रांसलेशन की या ऐसा कोई पत्थर नहीं मिला है जिस पर वही बात सिंधु लिपि और किसी जानी पहचानी भाषा में लिखी हो, और इसीलिए उनकी भाषा आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। हालांकि हम इसे पढ़ नहीं सकते, पर हमारे पास कुछ सुराग जरूर हैं। जैसे हमें ये पता है कि ये लिपि ज्यादातर दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसमें करीब 400 अलग अलग चिन्ह हैं और हर चिन्ह का मतलब शायद कोई एक शब्द या कोई एक ध्वनि होता है। और ये लिखावट हमें ज्यादातर छोटी छोटी मोहरों, ताबीज़ों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवाल पर। आखिर इतनी शानदार, इतनी आगे बढ़ी हुई सभ्यता खत्म कैसे हो गई? आखिर हुआ क्या कि ये शानदार शहर वीरान हो गए? ये संस्कृति हमेशा के लिए खो गई? इसको लेकर कई अलग अलग थ्योरी हैं, पर मजे की बात यह है कि कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जलवायु में बदलाव, जैसे मॉनसून का रूठ जाना या सूखा पड़ना, इसका कारण बना। कुछ का मानना है कि भयानक बाढ़ या भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। और एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी है, हालांकि इस पर आज भी बहुत बहस होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि मोहनजोदाड़ो शहर के अवशेष बताते हैं कि उसे कम से कम 9 बार फिर से बनाया गया था, जो शायद बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के बाद हुआ होगा। इससे ये तो पता चलता है कि वो लोग बहुत जुझारू थे, लेकिन आखिर में कुछ तो ऐसा हुआ जिससे वो भी उभर नहीं पाए। 1700 ईसा पूर्व आते आते ज्यादातर बड़े शहर खाली हो चुके थे। उनकी अनोखी लिपि, उनके एक समान बाट, उनके लाजवाब शहर, सब कुछ जैसे गायब हो गया। ये महान सभ्यता समय की धूल में कहीं खो गई। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। सोचिए, अगर किसी दिन ये लिपि पढ़ ली गई तो हमें क्या क्या पता चलेगा? क्या ये खोज भारत के इतिहास को एक बार फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके जवाब का इंतजार आज भी पूरी दुनिया कर रही है।